नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मीडिया पर कोई देश के कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती क्या? जी हां, ये एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि दैनिक भास्कर पर ईडी और इनकम टैक्स की जो रेड हुई उसको लेकर पूरा विपक्ष हल्ला मचाने लगा और सदन की कार्रवाई तक नहीं चलने दी। ऐसा लगा जैसे कि सरकार मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है और सबने कहा कि मीडिया की आजादी को दबाया जा रहा है। एक्चुअल हकीकत क्या है इसको जाने बिना, या यूं कहें जानबूझकर देश का विपक्ष क्या अपराधियों के साथ खड़ा है। मैं अपराधी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ईडी और इनकम टैक्स ने जो ये दैनिक भास्कर है इसके काम को देखते हुए और इसकी इनकम टैक्स को लेकर अनियमितता को देखते हुए रेड की थी। आपको बताएं 1952 में केवल 100 करोड़ के एसेट्स इस दैनिक भास्कर के थे, आज लगभग 6000 करोड़ का टर्नओवर है। जी हां, एक न्यूज़पेपर का जहां काम शुरू हुआ 100 करोड़ के एसेट्स आज की डेट में 1992 में थे, आज आप देख लीजिए तो आज 6000 करोड़ का टर्नओवर बिजली क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हाउसिंग के क्षेत्र में, ये सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है ये लगभग कई कंपनियों में इस दैनिक भास्कर की तरफ से किया गया और ये कहा गया कि दैनिक भास्कर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला एक न्यूज़पेपर है और सबसे तेज खबरें देता है। लेकिन जब यह देखा गया कि अन्य फील्ड में भी इसने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें कई शेल कंपनियां बनाई गई जिनके जरिए टैक्स को देने में अनियमितता बरती गई, टैक्स नहीं दिया गया, कंपनियां शेल थी और करोड़ों रुपए की जो संपत्ति तुरंत बढ़ी, इसको लेकर जांच होना लाजमी था। अभी तक की सरकारें केवल मीडिया हाउसेस को यह कहकर छोड़ दिया करती थी या इस डर से छोड़ दिया करती थी कि वो मीडिया हाउस सरकार के विरोध में हो जाएगा, सरकार की बुराई छापना शुरू कर देगा, और इसी तरह कभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, सरकारों में उनकी पहुंच रही। और इसी में आप देखिए दैनिक भास्कर ने भी यही किया कि जमीनों को सस्ते दाम पर खरीदा, वहां कॉलोनी बनाई और कॉलोनी में बनाने के बाद उसको जो ऊंची दाम पे बेचा उसके पैसे को फिर तीसरी कंपनी में लगाया और इस तरह से अपनी कुल संपत्ति का जो बढ़ोतरी है वो इतना हो गया कि आज की डेट में 6000 करोड़ रुपया लगभग उसका टर्नओवर है एक साल का। यदि एक अखबार का समूह इतनी तरक्की कर रहा है तो ये देश के लिए बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि जो टैक्स बनता है उस टैक्स को ठीक से पे ना करना, और दूसरी बात जो कंपनियों का इस्तेमाल पैसे के इन्वेस्टमेंट में किया गया वो शेल कंपनियां होना, यह कानून का उल्लंघन है और इसीलिए यह कार्रवाई की गई। लेकिन देश का विपक्ष जैसे कि कांग्रेस, सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग हल्ला करने लगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और आपको बताएं अशोक गहलोत ने बोला, और सारे विपक्षी दल इसमें कि ममता बनर्जी भी निकल करके सामने आई। मामले का पता नहीं है, मुद्दा पता नहीं है, लेकिन बस मोदी जी को घेरना है, मोदी जी को गाली देनी है तो बस बोल दिया कि मीडिया को दबाया जा रहा है, मीडिया को कुचला जा रहा है। अरे भाई, मीडिया भी एक उद्योग है और उद्योगपति यदि कोई गड़बड़ करेगा क्या वो इस देश के कानून से ऊपर है? ये मीडिया हाउसेस को केवल इसलिए छोड़ दिया जाए टैक्स के दायरे से, या विदेश से जो पैसा ला रहे हैं वो अनाप शनाप लाएं, कुछ भी करें, इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो मीडिया हाउसेस हैं? ये नहीं हो सकता। आपको बताएं इसी तरह से जब एनडीटीवी के ऊपर कार्रवाई हुई थी तो एनडीटीवी रोए तो रोए, अपनी स्क्रीन ब्लैक करे, उसका जो रवीश कुमार है वो रोए बैठ के चैनल पे, वो उसका चैनल है। लेकिन देश का सारा विपक्ष और ये लिबरल्स उस टाइम भी हल्ला कर रहे थे जब फेरा के कानून के उल्लंघन को लेकर एनडीटीवी के ऊपर कार्रवाई की गई थी और यह कहा गया कि उसने 2016 से 17 के बीच में जो विदेशी धन आया उसको लेकर जो नियम कायदे कानून का पालन करना चाहिए था वो नहीं किया। पहले की सरकारें छोड़ देती होंगी, 2014 में मोदी सरकार आ गई और इसलिए मोदी सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय सारे मीडिया हाउसेस की इन बातों की खबर रखता है कि किस में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी विदेशी कोई अगर प्रॉपर्टी है, विदेश का कोई व्यक्ति है, विदेश से कोई पैसा आ रहा है तो उसकी जानकारी नियम कायदे कानून में जो और कंपनियों के ऊपर अप्लाई होता है
वो मीडिया हाउस के ऊपर भी होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो एनडीटीवी है, साहब उसे छोड़ दो क्योंकि वो मीडिया हाउसेज है। और इसलिए जब एनडीटीवी पर कार्रवाई हुई थी तब आपको याद होगा कि यही देश के विपक्ष वामपंथी लोग और ये ममता बनर्जी टाइप के लोग तब भी चिल्ला रहे थे कि मोदी जी मीडिया को कुचलना चाहते हैं। इसका मतलब क्या ये सारे के सारा विपक्ष ये चाहता है कि मीडिया के नाम पर विदेशों में बैठी हुई कोई देश विरोधी ताकतें पैसा लगाएं और पैसे से गलत काम करें, नियम तोड़ें और करोड़ों अरबों रुपया यहां देश में आता रहे और देश का पैसा विदेश में जाता रहे और इस पे सरकार मौन होकर बैठी रहे क्योंकि उनकी बुराई होगी। तो बुराई से डरने वाली सरकार आज नहीं है जो मोदी सरकार है। और इसीलिए दैनिक भास्कर पर जो कार्रवाई हुई, आज आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग आज हैं जो मोदी जी की इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। आपको बताएं, दैनिक भास्कर के पूर्व पत्रकार उन्होंने बाकायदा यह कहा है कि क्या मीडिया हाउसेस जितने भी हैं वो क्या एक पवित्र गाय है? अगर वो मीडिया हाउस है तो क्या उसको कोई निगरानी और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? अगर दैनिक भास्कर जरा अपने को सबसे बड़ा अखबार कहता है और उसको लगता है कि ये कार्रवाई गलत कर रही है सरकार, तो कोर्ट में जाएगा मुद्दा और कोर्ट में अपनी बात को मजबूती से रखे। तो जब वो कोर्ट में रखेंगे तो वहां जाकर जो है अपनी बात रखेंगे तो वहां अपनी बात रखने के बाद हो जाएगा। तो दैनिक भास्कर के पूर्व पत्रकार हैं एलन शीतल, बाकायदा उन्होंने दैनिक भास्कर का पूरा कच्चा चिट्ठा अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पब्लिक में रखा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से दैनिक भास्कर ने शुरू में सरकारी जमीनें खरीदी, सस्ते दाम पर खरीदी, सरकार की मिलीभगत से कुछ प्राइवेट जमीनें खरीदी, फिर वहां सरकार के मंत्रियों से मिलकर कॉलोनी कटवा दी, सड़क बनवा दी और सुविधाएं करवाई, फिर बिजली सेक्टर में भी आया, बिजली के ठेके लेने शुरू कर दिए और किस तरह से कई सेक्टर में एक मीडिया हाउसेस ने इन्वेस्ट किया। यह सरकारों से मिले बगैर हुआ नहीं और सरकारों से मिलने का मतलब है कि हम आपके बारे में नहीं लिखेंगे। तो ये इस तरह की बातें होती रही अब तक, लेकिन आज मोदी सरकार है वो इस बात से बेपरवाह है कि आप उनकी बुराई छापे तो छापिए, आप उनका विरोध करिए तो करिए, लेकिन कानून से बढ़कर कोई भी इस देश में नहीं होगा। और इसलिए आपको बताएं, जो पूर्व पत्रकार हैं एलन शीतल, इनके अलावा और कई पत्रकारों ने भी इस बात के लिए कहा कि जो छापे हो रहे हैं वो सराहनीय है, क्योंकि कोई सरकार देश में ऐसी आई है जो मीडिया हाउसेस को भी खुली छुट्टी नहीं दे सकती, इसलिए कि वो विरोध करेंगे। और हम देख रहे हैं कि इंडिया टुडे ग्रुप है, उसने महाराष्ट्र के अंदर कितनी अहमियत की कि अपना नंबर 1 बनने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए फर्जीवाड़ा किया, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। और कार्रवाई किसके खिलाफ करी? कि जो ईमानदार देशभक्त पत्रकारिता थी कर रहा था अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत। तो ये इस देश में देश की आजादी के बाद से होता रहा है कि मीडिया हाउसेस के लोग ये नौकरशाह इनसे मिलकर और राजनेताओं से मिलकर इनकी चाटुकारिता करके, इनकी बड़ाई छाप कर या इनसे घालमेल करके कि आपके घपले घोटाले हम नहीं छापेंगे, हम जो है गाय मर गई, भैंस मर गई, वो एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की खबरें छापते रहेंगे, आपके अंदर की खबरें नहीं लीक करेंगे, आप बस हमें सपोर्ट करते रहो। ये हमने देखा कोरोना काल में जिस तरह से दिल्ली में हाहाकार मच रहा था, उसको किसी ने नहीं दिखाया। लेकिन योगी जी मीडिया को इस तरह का ब्लैकमेलिंग में नहीं आते हैं, ना वो मीडिया को इस तरह का छूट देते हैं। तो वहां रेत में दबी हुई वो लाशें दिखा दी जो 2 साल पहले दफनाई गई थी, वो लाशें दिखा दी जो परंपरागत रूप से बौद्ध धर्म के लोग दफनाते। मतलब हमने यही अंतर देखा कि देश का मीडिया हाउस दिल्ली में बैठा है, उनको दिल्ली की लाशें नहीं दिख रही थी, उनको वहां प्रयागराज दिख रहा था यहां से 1000 किलोमीटर दूर। क्यों? क्योंकि योगी जी मीडिया को तवज्जो नहीं देते, नियम कायदे कानून से सभी मीडिया वालों को काम करना होता है। और दिल्ली में दिल्ली सरकार मीडिया को मौज मस्ती करने की पूरी छूट दे रही थी। क्या दे रही थी वो मीडिया जाने, लेकिन मीडिया वालों ने खबरें नहीं दिखाई। आपको याद होगा और मैं याद दिलाता हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, आपको बताऊं किस तरह की अनियमितता मीडिया हाउस करते हैं या मीडिया का सहारा लिया जाता है। वहां एक बसपा के नेता हैं कादिर राणा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्टील की एक कंपनी लगाई और लोहा बनाने की, इस्पात की वो कंपनी बनाई। 92 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया उन्होंने, यानी बैंकों की देनदारी थी जो नहीं दी। और उसके कारण वही क्या किया, एक अखबार चला रखा था, राणा टाइम्स करके एक अखबार चला लिया। अब वो एक अखबार चलाते हैं
वो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, वो एक पार्टी के सांसद हैं, तो क्या इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए? क्या उस समय की बैंक की जो कार्रवाई थी वो ना होती उनके खिलाफ? और इसलिए जब कार्रवाई होने लगी तो साहब हम तो एक पार्टी के हैं, हम बसपा से संबंध रखते हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है। तो राजनेताओं को इसलिए छोड़ दो क्योंकि वो किसी ना किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई होगी वो कहेगा बदले की कार्रवाई से हो रहा है। और मीडिया हाउसेज है तो उसको इसलिए छोड़ दो कि साहब अखबार पे कार्रवाई, हम तो खबर छाप रहे थे बीजेपी के उजागर कर रहे थे काम, और इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो आपको बताएं, इस तरह से मीडिया का सहारा लेकर यदि कोई नियम कायदे कानून तोड़ेगा तो चाहे वो कितना ही बड़ा मीडिया हाउस क्यों ना हो, कितना ही बड़ा चैनल क्यों ना हो, नामी ग्रामी क्यों ना हो, वो देश के कानून से ऊपर नहीं है। और देश के विपक्ष को सोचना चाहिए कि वो जिसको लेकर हल्ला गुल्ला कर रहे थे, ये दैनिक भास्कर को ये कह रहे थे कि कार्रवाई की रही है केंद्र सरकार, उसको दबाने की कोशिश कर रही है, उनको इस अपने हल्ले करने के पहले सोचना चाहिए था कि ये जो दैनिक भास्कर है, इसके जो एसेट्स हैं वो इतने कैसे बढ़े, उसकी जांच करने का जुम्मा ईडी और इनकम टैक्स को है। तो क्या वो अपनी कार्रवाई ना करे? क्या मीडिया हाउसेस को और सारे देश के पत्रकारों को इसलिए छोड़ दिया जाए कुछ भी अवैध करने से, क्योंकि वो पत्रकार हैं या वो किसी टीवी चैनल से जुड़े हैं या वो मीडिया हाउसेस हैं? तो ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन अब सवाल उठता है विपक्ष के इस कारनामे का, इस हल्ले गुल्ले का, जिन्होंने इस तरह से अपराध का साथ दिया है, उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए कि वो सदन को बेमतलब विघ्न डालते हैं और इस तरह से अपराध करने वालों को या अनियमितता करने वालों को बढ़ावा देते हैं। वंदे मातरम।